चलिए, गुड इवनिंग, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप लोगों के लिए 50 प्रश्न लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं कि 50 प्रश्न क्या क्या है। सबसे जो पहला प्रश्न है वो कह रहा है विकास की प्रक्रिया संबंधित है, यानी कि विकास की जो प्रक्रिया है वो किससे संबंधित है? अधिगम से, तो इससे तो संबंधित है न? और कौशल अधिगम से ये भी है, यानी कि दोनों से क्या हो गया? संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर मिला वो क्या मिला हमें? ऑप्शन नंबर सी। विकास की जो प्रक्रिया है वो अधिगम, कौशल अधिगम, यानी कि जितने भी अधिगम हैं उससे संबंधित होता है ना। चलिए दूसरा प्रश्न क्या है? विकास की मंद गति की स्थिति में अधिगम होता है। देखिए, विकास और अधिगम दोनों क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। क्या होता है? विकास और जो अधिगम है वो क्या होते हैं? दोनों साथ साथ चलते हैं। ठीक है, दोनों ही क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, साथ साथ चलते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न का आंसर क्या मिला हमें? तो मंद होगा, है ना। अगर विकास मंद गति से चलेगा तो उसका अधिगम भी क्या होगा? मंद गति से होगा। जैसे एक बालक है, वो चौथी क्लास का है लेकिन दूसरी क्लास के प्रश्न को हल कर रहा है, यानी कि उसका विकास जो है वह कम है, तो उसका अधिगम भी क्या होगा? कम होगा, है ना। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, अधिगम के लिए आवश्यक है, अधिगम के लिए आवश्यक है बालक का मानसिक स्वास्थ्य, बालक का शारीरिक स्वास्थ्य, ए और बी दोनों, और चौथा है सामाजिक स्वास्थ्य। देखिए, अधिगम के लिए एक बालक के लिए क्या होने चाहिए? शरीर से हष्ट पुष्ट होने चाहिए और मन से क्या होने चाहिए? स्वस्थ होने चाहिए, है ना, संपूर्ण होने चाहिए। तो इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या मिला हमें? ऑप्शन सी। चलिए चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न क्या है? कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख, कौशलात्मक अधिगम के लिए प्रमुख आवश्यकता है, यानी कि जो हम कौशल, कोई भी कौशल सीखते हैं उसके लिए क्या आवश्यकता होनी चाहिए? सबसे पहले शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या मूल्यों के विकास की। देखिए, कौशल यानी कि आप कोई कौशल को सीख रहे हैं, जैसे कार चलाना सीख रहे हैं, है ना, तो आप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ की होनी आवश्यकता है? देखिए, आप उस चीज़ को करेंगे तभी आप कौशल में दक्ष होंगे। तो शारीरिक आवश्यकता क्या होगी? मतलब कि आपका जो शरीर विकास है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वहाँ पर प्रभाव डालेगा, क्योंकि जैसे कोई कुम्हार है, वो कौशल से अपने घड़ा को बना रहा है, तो किसका उपयोग करेगा? शरीर के विकास, यानी कि शरीर से संबंधित विकास से, है ना। चलिए आगे देखिए पांचवा प्रश्न। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है? अस्थि विकलांगता बालकों के सक्षम अधिगम प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। जो अस्थि विकलांगता यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं, है ना, वो बालक के किससे संबंधित है? तो शरीर से संबंधित है। तो शरीर विकास का कारण है जो अस्थि विकलांगता है वो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है हमारा। देखिए, व्यक्ति को प्रभावशाली बनाने तथा व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है। व्यक्ति के, यानी कि जो व्यक्ति है, जो बालक है, उसको प्रभावशाली बनाना है और उसके व्यक्तित्व गुणों के सीखने में आवश्यक होता है। यानी कि जो कोई भी बालक है उसको हम एक प्रभावशाली बालक बनाएंगे तो उसके लिए किस चीज़ की आवश्यकता होगी? शारीरिक विकास की, सामाजिक विकास की या मानसिक विकास की या सभी की? तो देखिए, जो हमारा व्यक्तित्व है वो हमारे सभी पक्षों से संबंधित होता है, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सामाजिक हो, संवेगिक हो, है ना, हर एक पक्ष से संबंधित होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए सातवां प्रश्न क्या कह रहा है? स्वस्थ शरीर में निहित है, यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो उसमें क्या होगा? स्वस्थ हड्डी, स्वस्थ मन, स्वस्थ विचार या स्वस्थ कार्य क्षमता। स्वस्थ शरीर में निहित है। देखिए, स्वस्थ शरीर में क्या होने चाहिए? स्वस्थ मन,
का विकास होता है। ठीक है, उसमें स्वस्थ मन होने चाहिए। स्वस्थ शरीर में क्या निहित होगा? तो स्वस्थ मन होगा। चलिए अगला प्रश्न है 8वां। गतिविधि आधारित अधिगम के लिए आवश्यक है। आप कोई गतिविधि करेंगे, है ना, तो उस अधिगम के लिए आप में किस चीज की आवश्यकता होगी? शारीरिक विकास की, मानसिक विकास की, नैतिक विकास की, या फिर ए और बी दोनों? चलिए 8वां प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा सी, ए और बी दोनों। देखिए आप कोई गतिविधि के कार्य कर रहे हैं, यानी कि खेल के काम कर रहे हैं। अगर आप खेल खेल रहे हैं तो आपका शरीर भी उसमें काम करेगा और आपका मन भी उसमें काम करेगा, यानी कि आप मानसिक रूप से भी उसमें उपस्थित रहेंगे और शारीरिक रूप से भी उपस्थित रहेंगे। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का जो ऑप्शन है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला है 9वां प्रश्न। विकलांग बालकों की सक्षम विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण है। देखिए, विकलांग बालकों के समक्ष विद्यालय में समायोजन की समस्या का प्रमुख कारण क्या है? शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, या मूल्यों का विकास? देखिए कोई भी बच्चा जो है वह विकलांग है ना, शरीर से विकलांग है या दिव्यांग बोला जाता है अब, है ना। तो दिव्यांग है मतलब कि उसके शारीरिक विकास नहीं हुआ, जिसके कारण वो क्या करता है, अपने आप को किसी भी स्कूल या संस्था में समायोजन की समस्या, यानी कि वहाँ पर अपने आप को वो अनुकूलित रूप से ढाल नहीं पाता है ना। तो क्या नहीं हुआ है उसका? शारीरिक विकास। चलिए अगला है हमारा 10वां प्रश्न। चलिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? शारीरिक विकास को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह मानसिक विकास में योगदान होता है, यह अधिगम में योगदान देता है, यह कौशलों के सीखने में योगदान देता है। उपर्युक्त सभी जो शारीरिक विकास है उसमें मानसिक विकास तो होता ही है ना। देखिए शारीरिक विकास में मानसिक विकास भी होता है, तो अधिगम भी होगा, है ना। और अधिगम है तो कौशल अधिगम भी होगा, है ना, यानी कि कौशलों को भी सीखा जाता है शारीरिक विकास से। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए चलिए 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? मानसिक रूप से मंद बालक का अधिगम स्तर कम होता है क्योंकि ये बालक विषय वस्तु पर ध्यान नहीं दे पाते, इनका मानसिक विकास पूर्ण नहीं होता। ए और बी दोनों, ये सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। देखिए सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाते ये नहीं कह सकते, है ना, क्योंकि सभी मानसिक मंद बालक जो है वह ऐसा नहीं है कि वो विकास नहीं कर सकते, है ना, विकास कर सकते हैं। ठीक है, उनमें क्या होता है, विषय वस्तु पर वो क्या करते हैं, मानसिक रूप से मंद होने के कारण ध्यान नहीं दे पाते हैं। ठीक है, और उनका मानसिक विकास भी पूर्ण नहीं हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 12वां प्रश्न। अवधान का संबंध होता है। अवधान यानी कि अटेंशन। ठीक है, अवधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अटेंशन, यानी कि ध्यान देना। ठीक है, मानसिक विकास से है, नैतिक विकास से है, सामाजिक विकास से है, या इनमें से सभी। यानी कि जो हमारा अटेंशन है ना, जो अवधान है, जो हम किसी चीज पर ध्यान कर रहे हैं, वो किससे संबंधित होगा या कैसी प्रक्रिया है? तो वह एक मानसिक विकास की प्रक्रिया है। अवधान कैसी प्रक्रिया है? मानसिक विकास की प्रक्रिया है। चलिए 13 नंबर प्रश्न। स्मृति विहीन बालक का अधिगम स्तर निम्न होता है क्योंकि, देखिए हम कोई बालक को कह रहा है कि उसका स्मृति ही नहीं है, यानी कि वो मेमोरी पावर नहीं है ना, तो उसमें क्या होगा? उसका मानसिक विकास नहीं होता, उसका सामाजिक विकास नहीं होता, उसका नैतिक विकास नहीं होता, वह एक अविकसित बालक होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? कि कोई बालक जो है ना, उसमें स्मृति नहीं है, मेमोरी की कमी है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना। क्या नहीं हो पाएगा? मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। ऐसा हम देखिए, उसका सामाजिक विकास होना नहीं होना उससे
कोई मतलब नहीं है ना, उसका मानसिक विकास ही क्या होगा, नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास ग्रोथ नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, एक बालक अपनी शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने में असमर्थ है तो माना जाएगा। यानी कि कोई बालक है जो शैक्षिक समस्याएं हैं, उस विषय वस्तु से अगर उसे कोई भी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे, सामाजिक विकास का अभाव है, नैतिक विकास का अभाव है, मानसिक विकास का अभाव है, या फिर सहयोग का अभाव है। देखिए, कोई भी हम समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं ना, और समस्या समाधान कौन करता है, 11 वर्ष से आगे के बच्चे है ना, यानी कि 11 से बड़े वर्ष के बच्चे ही मानसिक क्रियाएं करता है ना। तो वो क्या है, यानी कि समस्या का समाधान करता है, तो वो मानसिक विकास का क्या हो गया है, यहाँ पर वो बालक में अभाव हो गया है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है। प्रभावी एवं उच्च अधिगम के लिए आवश्यक है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास या मूल्यों का विकास। देखिए, आप प्रभावी और उच्च अधिगम कब कर पाएंगे, जब आप में मानसिक विकास हो पाएगा, है ना। आपका मानसिक विकास यदि तेज है तो आप क्या करेंगे, अधिगम को अच्छे तरीके, मतलब कि जो भी सीखने सिखाने की क्रिया वो अच्छे तरीके से हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां हैं। अधिगम से संबंधित मानसिक शक्तियां हैं स्मृति, अवधान, चिंतन या इनमें से सभी। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो हमारा मानसिक शक्तियां हैं, है ना, वो स्मृति से भी संबंधित होता है, अवधान यानी कि ज्ञान से भी संबंधित, अटेंशन से भी संबंधित है, और चिंतन से भी संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न, कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालक का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है। देखिए, कक्षा में अधिगम प्रक्रिया हेतु बालकों का समूह विभाजन किस आधार पर किया जाता है। आप एक शिक्षक हैं और आपको अधिगम कराना है बालकों में, तो आप बालकों को किस आधार पर बांटेंगे, मानसिक विकास के आधार पर, सामाजिक विकास के आधार पर, नैतिक विकास के आधार पर, या मूल्यों के विकास के आधार पर। चलिए, तो हम किस आधार पर बालकों का विभाजन करेंगे, उसके मानसिक विकास के स्तर पर, है ना, कि वो बालक जो है वह सामान्य है, मंद है, या फिर विशेष, मतलब कि प्रतिभाशाली बालक है। तो इस आधार पर हम क्या करेंगे, उसके स्तर के आधार पर, मानसिक विकास के स्तर के आधार पर हम जो बालकों का अधिगम प्रक्रिया में है ना उसका विभाजन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अधिगम प्रक्रिया में चिंतन की प्रभावशीलता प्रदर्शित करती है। उच्च सामाजिक विकास को, उच्च नैतिक विकास को, उच्च मूल्यों के विकास को, उच्च मानसिक विकास को। जो अधिगम प्रक्रिया में चिंतन है, और जहाँ पर भी चिंतन शब्द आए वो किससे संबंधित होता है, मानसिक विकास से, है ना। तो उच्च मानसिक विकास को ये क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर, अधिगम प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका होती है। देखिए, आप अधिगम कर रहे हैं तो आप किस चीज को प्रमुख मानेंगे, तो मानसिक शक्तियों को, है ना। आप में स्मृति भी अच्छी होनी चाहिए, अवधान भी अच्छे होने चाहिए, है ना। आप चिंतक यानी कि चिंतन करने वाले भी अच्छे होने चाहिए। तो आपकी मानसिक शक्तियाँ क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और यही क्या करेगी, प्रमुख भूमिका आपके सीखने की प्रक्रिया में निभाएगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न, किसी कार्य को सीखने में सफलता के लिए आवश्यक है। यानी कि आप कोई कार्य सीख रहे हैं तो आपको सफलता के लिए सबसे ज़्यादा चीज, मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा, उचित शारीरिक विकास, उचित मानसिक विकास, ए और बी दोनों, और नैतिक विकास। तो देखिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। देखिए, कोई भी कार्य को यदि आप सफलतापूर्वक सीखना चाहते हैं तो आपका मानसिक विकास तो तेज होना ही चाहिए, साथ साथ क्या होना चाहिए, आप स्वस्थ भी होने चाहिए। ठीक है,
और इन सभी से क्या हो जाएगा, आपका नैतिक विकास हो जाएगा। तो ये पक्ष तो ऐसे ही शामिल नहीं है ना। तो आप में क्या होने चाहिए, शारीरिक विकास भी होने चाहिए और मानसिक विकास भी होने चाहिए, ठीक है, किसी भी कार्य को सीखने के लिए। चलिए चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है, उच्च मानसिक विकास के लिए आवश्यक है उत्तम स्वास्थ्य, सद्विचार, नैतिक विचार और आदर्श विचार। उच्च मानसिक विकास के लिए क्या आवश्यक है, तो देखिए उच्च मानसिक विकास करना है तो आप में उत्तम स्वास्थ्य होने चाहिए, ठीक है। आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आपका मानसिक विकास कैसे होगा, आप हमेशा बीमार की अवस्था में रहेंगे तो आपका मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, है ना। तो उत्तम स्वास्थ्य जो है वह मानसिक विकास को भी क्या करता है, सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, ठीक है। चलिए अगला है 22 नंबर, मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है, मानसिक विकास की मंदता प्रभावित करती है अधिगम को, शिक्षण अधिगम को, मूल्यों को। तो देखिए मानसिक विकास यदि आपका मंद हो चुका है, आप किसी समस्या के बारे में सोच नहीं पा रहे हैं, तो आप में क्या हो जाएगी, अधिगम की कमी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, अधिगम की कमी हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं 23 नंबर, प्रतिभाशाली बालकों का अधिगम स्तर उच्च पाया जाता है क्योंकि उनका मानसिक विकास होता है। देखिए प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं, है ना, वो सामान्य से उच्च होते हैं, सामान्य से उच्च है मतलब कि उनका मानसिक विकास भी क्या होगा, उच्च होगा। क्या होगा, उनका मानसिक विकास भी उच्च होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखिए, अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। देखिए अरस्तु के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, मानसिक शक्तियों का विकास, सामाजिक शक्तियों का विकास, भाषाई शक्तियों का विकास या मानवीय मूल्यों का विकास। अरस्तु क्या कहते हैं कि एक बालक में, है ना, उनकी शिक्षा के लिए उनके मस्तिष्क यानी कि जो मस्तिष्क का पूर्ण विकास होना चाहिए, मानसिक शक्तियों का पूर्ण विकास होना चाहिए, ये कौन कहते हैं, हमारे अरस्तु, ठीक है। चलिए अगला है 25 नंबर, शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव पड़ता है। शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य, देखिए आप एक शिक्षक हैं और बच्चों को क्या करा रहे हैं, शिक्षण कार्य करा रहे हैं, और आपका मानसिक स्वास्थ्य अगर उच्च है तो आप अच्छे तरीके से सिखाएंगे, अगर आपका मानसिक स्वास्थ्य निम्न है तो आप निम्न तरीके से सिखाएंगे, है ना। तो शिक्षक के मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव किसमें पड़ेगा, शिक्षण पर, अधिगम पर, शिक्षण अधिगम दोनों पर, संपूर्ण शैक्षिक प्रबंध पर। चलिए तो जो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा वो क्या होगा, आप एक शिक्षण अधिगम दोनों पर ही क्या करेंगे, प्रभाव डालेंगे। यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, मानसिक स्वास्थ्य अगर कम है तो आप बच्चों को क्या करेंगे, शिक्षाएं जो है वह कम देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है 26 नंबर, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग प्रमुख रूप से अधिगम में उन छात्रों के लिए किया जा सकता है जो छात्र होता है प्रतिभाशाली, उच्च मानसिक विकास वाले, ए और बी दोनों सामान्य विकास वाले। चलिए जो 26 नंबर प्रश्न है, देखिए आप वैज्ञानिक विधि का प्रयोग, है ना, कोई बालक के अधिगम स्तर या अधिगम स्तर को जांचने के लिए कब करते हैं, प्रतिभाशाली है कि वह उच्च मानसिक विकास वाला बालक है, इसको जांचने के लिए आप करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न 27 नंबर, संवेगों का संबंध होता है, जो संवेग है वो किससे संबंधित होता है, मूल प्रवृत्ति से, दुख से, सुख से, इनमें से सभी से। तो जो संवेग होता है ना, वो किससे संबंधित होता है, हमारे मूल प्रवृत्ति से, है ना। इसको किसने बताया है संवेग के बारे में, तो विलियम मैकडूगल ने। कितने प्रकार के संवेग बताए हैं, तो 14 प्रकार के, और 14 प्रकार के मूल प्रवृत्तियां, है ना। चलिए आगे देखिए 28 नंबर,
अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से विकसित होने के लिए आवश्यक है। संवेगात्मक स्थिरता, संवेगात्मक अस्थिरता, ए और बी दोनों, या मूल प्रवृत्ति। अधिगम की प्रक्रिया के प्रभावी रूप से, है ना, विकसित होने के लिए किस चीज की आवश्यकता होगी? देखिए, आप एक सफल अधिगम प्रक्रिया में शामिल होना चाहते हैं या फिर सफल अधिगम करना चाहते हैं, तो आप में क्या होनी चाहिए? संवेग जो है वह स्थिर होने चाहिए, है ना। आप इमोशन के साथ में किसी के साथ नहीं ढल सकते, है ना। आप इमोशन के साथ में क्या होनी चाहिए? आप में स्थिरता होनी चाहिए, ताकि आप अधिगम प्रक्रिया को क्या कर सके? प्रभावशाली ढंग से विकसित कर सकें। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 29 नंबर प्रश्न, भौतिक विकास एवं अधिगम के मूल में समावेश है। भौतिक विकास एवं अधिगम, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, मानवता का विकास, आदर्शों का विकास। चलिए, तो जो भौतिक विकास है या अधिगम है ना, उनमें किस चीज की आवश्यकता होगी? तो ऑप्शन के अनुसार जो सबसे सुटेबल आंसर है वो क्या होगा? संवेगात्मक विकास, है ना। अगला है हमारा 30वां नंबर प्रश्न, सृजन की क्रिया किस संवेग से बाधित होती है? देखिए, सृजन की क्रिया जो है वह किस संवेग से बाधित होती है? क्रोध से, घृणा से, भूख से, प्यास से। जो सृजन की क्रिया है ना, किस संवेग से बाधित होती है? तो हमारी घृणा प्रवृत्ति से। ठीक है, अगर हम घृणा करेंगे तो हमारा जो ग्रोथ है ना, वो कम होगा, सृजन है वो कम होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 31 नंबर प्रश्न, व्यवहार के सीखने में योगदान होता है। व्यवहार के सीखने में योगदान होता है संवेगों का, मूल्यों का, आदर्शों का, इनमें से सभी का। तो देखिए, व्यवहार के सीखने में योगदान किसका होगा? तो हमारे संवेग का, है ना। संवेग ही हमें क्या बताता है? हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे उसको बताता है ना। संवेग में क्या होनी चाहिए? स्थिरता होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या कर पाएंगे? प्रभावशाली अधिगम कर पाएंगे। चलिए अगला देखिए, शैशवावस्था में प्रमुख रूप से विकसित होता है प्रेम का, भय, क्रोध, इनमें से सभी। 32 नंबर प्रश्न का आंसर क्या है? इनमें से सभी। ठीक है, किसने कहा है? तो जेबी वाटसन ने कहा है कि शैशवावस्था में प्रेम, क्रोध, भय नामक संवेग जो है वह क्या हो जाता है? विकसित हो जाता है। किसने कहा है? तो जेबी वाटसन ने कहा है। चलिए 33 नंबर प्रश्न, व्यवहार में मर्यादा का समावेश पाया जाता है संवेगात्मक स्थिरता के कारण, संवेगात्मक अस्थिरता के कारण, ए बी दोनों, और ऑप्शन डी है ये सभी। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, संवेगात्मक स्थिरता के कारण, है ना। व्यवहार में अगर नैतिकता, मर्यादा या कोई भी सीखने के संबंधित है तो उसमें क्या होने चाहिए? किसी भी बालक में संवेग जो है वह स्थिर होने चाहिए, ना कि अस्थिर। ठीक है, तो अस्थिर वाला ऑप्शन हमेशा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अगला देखिए 34 नंबर, बालक शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता सीखता है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, इनमें से सभी में। बालक शीघ्रता से सीखने यानी कि शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता कहाँ सीखता है? तो किशोरावस्था में सीखता है, क्योंकि यहाँ पर बालक जो है वह स्वतंत्र अनुभूति करना पसंद करते हैं ना, स्वतंत्र चिंतन करना शुरू कर देते हैं। चलिए अगला है 35 नंबर, व्यक्तित्व निर्माण में विकास की प्रक्रिया में योगदान होता है संवेगों का स्थायित्व, संवेगों का अस्थायित्व। देखिए, अस्थायित्व तो होगा नहीं, है ना, तो ये कट गया, मतलब कि ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। 36 नंबर प्रश्न, एक किशोर भूख लगने पर
खाना बनाने का प्रयास करता है तथा खाना बनाना सीख जाता है, उसका यह प्रयास माना जाएगा। संवेग द्वारा सीखना, सहयोग द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, इनमें से सभी। चलिए, जो 36 नंबर प्रश्न है उसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई किशोर है, यानी कि 13 से लेकर के 18 वर्ष का कोई बालक है ना, या बालिका है। वो क्या करता है, भूख लगने पर खाना बनाने का प्रयास करती है और खाना बनाना भी सीख जाती है। तो वो क्या कर रही है, वहां पर अपने संवेग का क्या कर रही है, प्रयोग कर रही है। संवेग द्वारा सीख रही है, ना कि किसी को देख कर। यहाँ पर बोला नहीं गया है ना कि किसी को देख कर या अनुकरण करके, तो ऐसा तो बोला नहीं है गया है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है ना, और प्रयास के माध्यम से सीख रहा है। तो क्या कर रहा है, अपने संवेगों का प्रयोग कर रहा है। चलिए आगे देखेंगे 37 नंबर। एक बालक को धन की आवश्यकता होने पर पिता से धन मांगता है। इसके लिए उपेक्षा मिलने पर वह धन कमाने के लिए विभिन्न कौशलों को सीखने लगता है। इस कार्य में किस संवेग का योगदान होता है? आत्माभिमान का, सहयोग का, भूख का, दैन्यता का। देखिए, जो 37 नंबर प्रश्न है उसमें क्या बोला जा रहा है कि कोई बालक है ना, वो अपने पिता से क्या मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, और पिता ने उसको देने से मना कर दिया। तब उसमें क्या हो गया, उसके आत्माभिमान को ठेस पहुंच गया है ना। अब वो सोच रहा है कि मुझे खुद से पैसे कमाने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आत्म अभिमान को उसका ठेस पहुंच रहा है ना। तो कौन सा संवेग है यहाँ पर, आत्माभिमान। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। देखिए 38 नंबर प्रश्न, एक बालक मर्यादित व्यवहार को सीखता है, इसके मूल में उद्देश्य निहित होता है। चारित्रिक विकास का, नैतिक विकास का, सामाजिक विकास का, इनमें से सभी। कोई बालक है जो मर्यादित व्यवहार कर रहा है ना, तो बच्चा जो है वह चरित्र रूप से भी क्या है, विकसित हो चुका है। नैतिकता है बच्चे में, है ना। वो सामाजिक व्यवहारों को भी मान रहा है, यानी कि सामाजिक जो मूल्य है, नैतिक मूल्य है, उसको भी क्या कर रहा है, अनुसरण कर रहा है। मतलब कि इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी विकास के गुण जो है वह उसमें निहित है। ठीक है, अगला है, मुनरो के अनुसार चरित्र में समावेश होता है। देखिए, मुनरो क्या कहते हैं कि कोई बालक जो है ना, वो चारित्रिक कब होगा, जब उसमें स्थायित्व, सामाजिक जो भी नीतियां हैं, जो भी निर्णय हैं, है ना, यानी कि जो समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं उसका स्थायित्व, अगर स्थायी रूप से कोई बालक अगर निर्णय ले रहा है ना, तब उसमें चरित्र का निर्माण हो जाता है। ऐसा कहते हैं हमारे मुनरो। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, उसमें स्थायित्व का भाव भी है और सामाजिक रूप से निर्णय भी ले पा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला है हमारा 40 नंबर प्रश्न। चारित्रिक विकास के अंतर्गत छात्र सीखता है आत्म अनुशासन, मर्यादित व्यवहार, नैतिक व्यवहार, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। देखिए, चरित्र विकास में बच्चा जो है वह क्या सीखता है, अनुशासन व्यवहार भी सीखता है, मर्यादित व्यवहार भी सीखता है, नैतिक मूल्यों को भी सीखता है ना। चलिए अगला है हमारा 41 नंबर। चरित्र को माना जाता है सामाजिक धरोहर, व्यक्तिगत धरोहर, ए और बी दोनों, संवेगात्मक धरोहर। तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जो चरित्र है ना, वो क्या होता है, सामाजिक धरोहर होता है, न कि व्यक्तिगत धरोहर। ठीक है, सामाजिक धरोहर। देखिए, हम स्वयं को थोड़ी कहेंगे कि हम चरित्रवान हैं। कोई हमें देख कर, यानी कि समाज का कोई अन्य व्यक्ति हमें देख कर कहेगा कि ये बालक या बालिका जो है वह क्या है, चरित्रवान है ना। तब हमारे क्या होगा, जो चरित्र का गुणगान होगा, है ना। तो चरित्र किससे संबंधित है, हमारे सामाजिक धरोहर से संबंधित है। चलिए आगे देखिए 42 नंबर प्रश्न। चरित्र विकास संबंधी क्रियाओं को बालक सीखता है पूर्वजों से, परिवार से, शिक्षक एवं विद्यालय से, इनमें से सभी से। जो चरित्र का विकास होता है वो बालक जो है वह अपने पूर्वजों से भी सीखता है,
अपने परिवार में भी सीखता है, शिक्षक और विद्यालय से भी सीखता है, यानी कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। चलिए अगला है हमारा 43 नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है, एक बालक सत्य इसलिए बोलना सीखता है क्योंकि यह चरित्र का सर्वोत्तम गुण है, उसकी यह सीखने की प्रक्रिया है। देखिए, आप कोई चरित्रवान बालक के पास हैं या आप स्वयं हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है, सकारात्मक भाव होता है। ठीक है, उसकी सकारात्मक भाव को क्या कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है, न कि नकारात्मक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 44 नंबर। एक बालक चोरी करना छोड़कर सत्य का आचरण सीखता है तो उसको सीखने की प्रक्रिया के मूल में समाहित होता है। देखिए, कोई बालक है जो चोरी कर रहा था पहले, है ना, अब क्या कर दिया, चोरी को छोड़ दिया और सही आचरण यानी कि सत्य आचरण को अपना रहा है। तो बालक क्या बन गया, अब चारित्रिक विकास की उसमें भावना आ गई है ना, कि अब मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो चारित्रिक विकास की उसमें क्या हो गई, भावना विकसित हो गई है। अगला देखिए 45 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा तथ्य अच्छे चरित्र की ओर संकेत करता है। देखिए, अच्छे चरित्र के लिए क्या होनी चाहिए, बच्चे में नैतिकता होनी चाहिए, मानवता होनी चाहिए, कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, ये सभी होने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए 46 नंबर प्रश्न क्या है, हम की भावना यानी कि जो हम है, हम की भावना से संबंधित क्रियाओं को बालक किस अवस्था में सीखता है। शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या इनमें से सभी में। देखिए, जो हम की भावना है ना, शैशवावस्था का काल में तो सीखेगा नहीं, क्योंकि 0 से 2 वर्ष के बालक जो है वह पूरी तरीके से बोल नहीं पाते, तो हम की भावना तो नहीं सीख पाएगा, है ना। तो बालक जो है वह हम की भावना कहाँ सीखता है, बाल्यावस्था में। ठीक है, कहाँ सीखता है, बाल्यावस्था में। 47 नंबर प्रश्न देखिए, बालक विद्यालय में शिक्षक के गुणों को ग्रहण करता है क्योंकि वह शिक्षक को स्वीकार करता है, यानी कि वो शिक्षक जो उसको पढ़ा रहा है वो अच्छा लग रहा है, तो उसके सारे गुणों को क्या कर रहा है, एक बालक जो है वह अनुसरण कर रहा है। तो शिक्षक कैसा होगा, चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, आदर्श व्यक्ति के रूप में है, या फिर ए और बी दोनों है, या दंड प्रदान करने की शक्ति के रूप में, यानी कि शिक्षक कैसा व्यवहार कर रहा है। तो हम बालक के इस अनुसरण को क्या कहेंगे, कि बालक जो है वह चरित्रवान व्यक्ति बनना चाहता है, यानी कि उस शिक्षक के अनुसार बनना चाहता है। बालक जो है वह आदर्श व्यक्ति के रूप में भी क्या कर रहा है, एक शिक्षक के अनुसार, मतलब कि जो भी प्रभाव है उसको ग्रहण कर रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। जो बालक है ना, वो शिक्षक के गुणों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, किस रूप में, चरित्रवान व्यक्ति के रूप में, आदर्श व्यक्ति के रूप में। ठीक है, चलिए अगला है हमारा 48 नंबर प्रश्न। नैतिक क्रियाओं को सीखने के समय बालक की आयु होती है, यानी कि बालक जो है वह नैतिक विकास कब सीखना प्रारंभ कर देता है, लगभग 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, 2 वर्ष में, या इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, बालक जो है वह लगभग 4 वर्ष में क्या कर देता है, नैतिक जो क्रियाएं हैं, नैतिक क्रियाओं को करना शुरू करता है ना। क्योंकि जो बालक होता है शैशवावस्था में तो अबोध होता है, वो नैतिकता का अभाव होता है। 3 वर्ष में भी बच्चा जो है वह नैतिकता का अभाव प्रदर्शित करता है, लेकिन 4 वर्ष में क्या होता है, बच्चा जो है वह कुछ कुछ क्रियाओं को सीखने लगता है कि क्या सही है क्या गलत है, ये थोड़े 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 भाव उसमें आने लगते हैं। ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं आते, लेकिन यहीं से क्या हो जाता है, बालक जो है वह नैतिक क्रियाओं को सीखने लग जाता है। चलिए आज का सेकेंड लास्ट प्रश्न, बालक अपनी क्रियाओं को परिणाम के आधार पर सीखने का प्रयास किस अवस्था में करता है, 5 से 6 वर्ष में, 4 वर्ष में, 3 वर्ष में, या 2 वर्ष में। देखिए,
बालक जो है वह अपनी क्रियाओं को, है ना, यानी कि परिणाम के रूप में, यानी कि बच्चा भी चाहता है कि मैं कोई क्रिया करूं और मुझे उसके बदले में परिणाम मिले, है ना। तो बच्चा किस अवस्था में करता है, 3 वर्ष में ऐसी क्रियाएं करता है। कोई भी क्रिया करने से पहले क्या सोचता है कि मुझे इसके बदले में कोई ना कोई परिणाम, यानी कि कोई न कोई पुरस्कार मुझे मिलेगा। ठीक है, ये सोचता है। अगला है 50वां प्रश्न, जो कि लास्ट प्रश्न है। क्रो एंड क्रो के अनुसार जन्म के समय बालक होता है सामाजिक, असामाजिक, ए और बी दोनों, और नैतिक। देखिए, क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि बालक जब जन्म लेता है ना, जब वह माँ के पेट से निकलता है, तो माँ की पेट में जब वो रहता है तो क्या होता है, बालक जो है वह असामाजिक होता है। जैसे ही वह क्या होता है, संसार में जन्म लेता है, तो वो क्या हो जाता है, एक सामाजिक प्राणी हो जाता है। ये कहते हैं क्रो एंड क्रो। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। सामाजिक और असामाजिक दोनों होता है बालक। पहले असामाजिक होता है, फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, वह जब जन्म लेता है तो सामाजिक हो जाता है, क्योंकि वो समाज के संपर्क में आ जाता है। चलिए, तो ये था हमारा 50 प्रश्न। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।